द ओपन माइक की आज की इस गहरी चर्चा में सबका स्वागत है। मैं आज का होस्ट हूं और मेरे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद जटिल और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सुनने वालों का स्वागत है। और सच कहूं तो आज का जो मुद्दा है वो थोड़ा विचलित करने वाला हो सकता है। हाँ, सही कहा आपने। आज के हमारे जो स्रोत हैं, जिनमें कई विस्तृत न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारियां शामिल हैं, ये सब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुई एक बहुत ही दुखद और हैरान करने वाली त्रासदी का पूरा विवरण देते हैं। एक ऐसा परिवार जो बस छुट्टियां मनाने इकट्ठा हुआ था। बिल्कुल, एक ऐसा परिवार जो होली मनाने घर आया था, लेकिन इस त्योहार का अंत एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और हिंसक टूट के साथ हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे इंस्टाग्राम पर हुए एक ब्रेकअप की वजह से 25 साल के एक युवक ने अपनी ही सगी जुड़वा बहन पर 40 से ज्यादा बार चाकू से वार कर दिया। ये सिर्फ एक अपराध की घटना नहीं है, ये डिजिटल दुनिया के टूटने और वास्तविक दुनिया में उसके घातक परिणामों का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। हाँ, और इसी को आज हम बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले उस पृष्ठभूमि पर गौर करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये पूरी घटना मुरादाबाद के मजवला थाना क्षेत्र की बुद्धि विहार कॉलोनी की है। एक काफी जानी पहचानी सी पारिवारिक स्थिति लगती है। बिल्कुल, परिवार का ढांचा बहुत ही सामान्य है। घर में माँ नीलिमा है जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हैं, और उनके 25 साल के जुड़वा बच्चे हैं हार्दिक और हिमशिखा। और ये दोनों ही युवा गुरुग्राम में रहते थे, हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों वहां अपना करियर बना रहे थे। ये आज के समय की एक बहुत ही आम तस्वीर है, जहां बच्चे नौकरी के लिए बड़े शहरों में चले जाते हैं और बस त्योहारों पर घर वापस आते हैं। जी। होली का समय था, दोनों भाई बहनें गुरुग्राम से मुरादाबाद आए हुए थे और शुक्रवार को उन्हें अपनी दिनचर्या में वापस लौटना था। सब कुछ एकदम सामान्य पारिवारिक माहौल की तरह लग रहा था। और यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। हाँ, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे सामान्य से दिखने वाले घर के भीतर इतनी बड़ी अनहोनी कैसे आकार ले रही थी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहीं पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास नजर आता है। जब पूरा परिवार त्योहार पर एक साथ इकट्ठा होता है तो एक सामाजिक अपेक्षा होती है कि सब कुछ खुशहाल और सकारात्मक होना चाहिए। बिल्कुल, हर कोई उम्मीद करता है सब अच्छे से रहे। हाँ, हर कोई सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करता है। लेकिन जब घर का कोई सदस्य गहरे मानसिक अवसाद से गुजर रहा हो तो ये पारिवारिक उत्सव उसके लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत भारी दबाव बन सकता है। बिल्कुल, हाँ, एक घुटन सी। सही कहा। गुरुग्राम जैसे तेज रफ्तार वाले शहर से वापस अपने घर आना, जहां हर कोई आपकी परवाह करता है, कभी कभी उस व्यक्ति के लिए घुटन का कारण बन जाता है जो अपने अंदर एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा हो। और बाहर से किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। डिप्रेशन में अक्सर इंसान एक मुखौटा पहन लेता है। वो डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खाता है, त्योहार की रस्मों में शामिल होता है और बाहर से ये सब एकदम सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अलगाव की भावना पल रही होती है, जो कि बहुत खतरनाक है ना? ये स्थिति इस बात को उजागर करती है कि हमारे घरों की चार दीवारी के भीतर हमारे सबसे करीब बैठे इंसान के दिमाग में कौन सा संघर्ष चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना लगभग असंभव हो जाता है। सच में। अब इस संघर्ष की जड़ क्या थी? जब हम इस सवाल का जवाब तलाशते हैं तो जांच की परतें हमें एक बहुत ही अलग दिशा में ले जाती हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले का केंद्र एक डिजिटल रिलेशनशिप था। ऑनलाइन रिश्ते। हाँ, पुलिस जांच में यह सामने आया कि हार्दिक को इंस्टाग्राम के माध्यम से पुणे की एक लड़की से प्यार हो गया था। ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन रिश्ता था, लेकिन घटना से करीब 7 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया। 7 महीने, ये एक लंबा समय है किसी बात को अंदर ही अंदर दबाए रखने के लिए। बिल्कुल, और यही वो बिंदु था जहां से हार्दिक के व्यवहार में भारी बदलाव आने लगा। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। अस्पताल से पुलिस को दिए गए मां नीलिमा के बयान पर अगर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने बताया कि इस ब्रेकअप के बाद से हार्दिक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और उससे छोटी छोटी बातों पर भयंकर गुस्सा आने लगा था। हाँ बिल्कुल, यही बात उन्होंने कही। सोचने वाली बात है कि एक डिजिटल स्क्रीन पर शुरू हुआ और वहीं खत्म हुआ रिश्ता किसी इंसान के वास्तविक जीवन को इस हद तक कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है मनोविज्ञान की एक अवधारणा जिससे डिस्प्लेसमेंट या भावनाओं का विस्थापन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट यानी अपना गुस्सा किसी और पर निकालना। बिल्कुल सही। जब कोई व्यक्ति किसी गहरे भावनात्मक आघात से गुजरता है, जैसे कि एक ब्रेकअप, तो दिमाग उस दर्द और हताशा को कहीं ना कहीं बाहर निकालने का रास्ता खोजता है।
ऑनलाइन रिश्तों के साथ समस्या ये है कि वे बहुत हद तक आदर्शवादी होते हैं। हाँ, स्क्रीन के पीछे लोग अपनी सबसे अच्छी छवि ही पेश करते हैं। बिल्कुल। और जब वो भ्रम टूटता है तो दर्द बहुत वास्तविक होता है, लेकिन उस दर्द को जाहिर करने के लिए सामने कोई भौतिक व्यक्ति नहीं होता। कोई मौजूद नहीं होता जिस पर वो गुस्सा निकाल सके। सही कहा। हार्दिक के मामले में उसने अपनी इस डिजिटल नाकामी का पूरा दोष अपने सबसे सुरक्षित और करीबी लोगों पर मढ़ दिया, यानी अपनी माँ और बहन पर। जबकि माँ और बहन तो लगातार उसे उस अवसाद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, इंसान का दिमाग कई बार इसी तरह काम करता है कि वो उस व्यक्ति पर अपना सारा गुस्सा निकालता है जो पलटकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हार्दिक के दिमाग ने एक ऐसी विकृत वास्तविकता गढ़ ली थी जहां उसे ये लगने लगा कि उसका सपोर्ट सिस्टम ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग उसे इस दर्द से उबारने की कोशिश कर रहे थे, हार्दिक के नजरिए में वही लोग उसके दुश्मन बन गए थे। दुखद है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा ही हुआ। अब उस दिन के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं जब ये भ्रम एक हिंसक रूप में बदल गया। स्रोतों के अनुसार ये घटना होली के अगले दिन की है। घर में मां नीलिमा नहीं थी, वे अपने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस जा चुकी थी। मतलब घर में सिर्फ दोनों जुड़वा भाई बहन अकेले थे? हाँ, दिन के समय जब घर में कोई और नहीं था, हार्दिक रसोई में जाता है, वहां से एक बड़ा चाकू लेता है और सीधा उस बेडरूम में पहुंचता है जहां हिमशिखा थी। वो डबल बेड पर बैठी हुई थी और उसी वक्त हार्दिक ने उस पर हमला कर दिया। बहुत ही खौफनाक। इस हमले की गंभीरता को समझने के लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उस तथ्य को देखना होगा जिसमें बताया गया है कि हिमशिखा के शरीर पर 40 से ज्यादा घाव थे। 40 से ज्यादा बार वार करना किसी सामान्य हाथापाई का संकेत तो बिल्कुल नहीं देता। बिल्कुल नहीं। फोरेंसिक मनोविज्ञान के नजरिए से अगर हम 40 से ज्यादा घावों का विश्लेषण करें तो ये फ्रेंजिड असॉल्ट यानी एक अत्यधिक उन्मादी और हिंसक हमले की श्रेणी में आता है। उन्मादी हमला? हाँ, जब कोई किसी पर 1 या 2 बार वार करता है तो वो अक्सर किसी तात्कालिक विवाद या बहस का नतीजा होता है, लेकिन 40 से ज्यादा वार ये दर्शाते हैं कि हमलावर के दिमाग में भावनाओं का एक ऐसा गुबार था जो महीनों से दबा हुआ था, जो पिछले 7 महीनों से उसके भीतर उबल रहा था। बिल्कुल। ये उस हताशा, उस कुंठा और उस गुस्से का एक हिंसक विस्फोट था। हर एक वार के साथ वो शायद अपनी बहन को नहीं बल्कि अपने उस दर्द और उस नाकामी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था जो उसे ब्रेकअप से मिली थी। ये बहुत ही डरावना सच है। इस तरह के हमले में इंसान का अमिगडाला, दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, पूरी तरह से हावी हो जाता है और तार्किक सोच पूरी तरह बंद हो जाती है। इंसान का अपने ही शरीर और हरकतों पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। और इसी अनियंत्रित हिंसा का परिणाम था कि हिमशिखा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बहुत ही दुखद। एक बंद कमरे में हुई ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन इस कहानी का सबसे जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से उलझाने वाला हिस्सा इसके ठीक बाद शुरू होता है और यहाँ स्थिति और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। जो उसने इसके बाद किया। हाँ, अक्सर ये माना जाता है कि इतना बड़ा कदम उठाने के बाद इंसान घबरा जाता है, छिपने की कोशिश करता है या वहां से भाग जाता है, लेकिन हार्दिक के कदम इसके बिल्कुल उलट थे। वो ना तो घबराया और ना ही वहां से भागा। ये हिस्सा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अपनी बहन पर इतना हिंसक हमला करने के बाद उसने एक ऐसी योजना बनाई जो बहुत ही सुनियोजित और ठंडे दिमाग से ली गई लगती है। वह उस खून से सने घर को छोड़कर अपनी माँ के ऑफिस पहुंच गया। वहां जाकर उसने बहुत ही सामान्य तरीके से कोई कहानी बनाई और अपनी माँ नीलिमा को अपने साथ घर चलने के लिए मना लिया, अपने ही अपराध स्थल पे वापस ले जाने के लिए। बिल्कुल। वो अपनी माँ को वापस उसी घर की तरफ ले जा रहा था जहां उसने कुछ ही समय पहले अपनी बहन की जान ली थी। ये घटनाक्रम मनोवैज्ञानिक नजरिए से सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है। कुछ ही मिनटों पहले जो दिमाग एक अत्यधिक हिंसक और उन्मादी स्थिति में था, वो अचानक इतना शांत, गणनात्मक और सुनियोजित कैसे हो सकता है? वही तो, ये कैसे संभव है? इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोसिएशन या संज्ञानात्मक अलगाव कहा जा सकता है। हार्दिक ने अपनी बहन पर किए गए हमले को अपने दिमाग के एक हिस्से में अलग रख दिया और वो अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ गया। मतलब उसका गुस्सा केवल अपनी बहन तक सीमित नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसकी माँ भी उसके इस विकृत मिशन का एक हिस्सा थी। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने 40 से ज्यादा बार चाकू मारा है और दूसरी तरफ वही व्यक्ति एक सामान्य इंसान की तरह अपनी माँ के साथ कार में बैठकर बातें करते हुए घर लौट रहा है। ये दोहरापन वाकई हैरान करने वाला है।
ये दोहरापन साबित करता है कि उस समय उसे अपने किए पर कोई ग्लानि महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि वो पूरी तरह से अपनी उस काल्पनिक वास्तविकता में जी रहा था, जहां उसे लगता था कि वो जो कर रहा है वही सही है। अब उस पल को देखते हैं जब नीलिमा अपने ही घर में प्रवेश करती हैं। वे शायद किसी सामान्य काम के लिए घर लौटी होंगी, लेकिन दरवाजा खोलते ही जो मंजर उनके सामने था वो किसी भी इंसान को सुन कर देने वाला था। एक माँ के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। उनकी 25 साल की जवान बेटी फर्श पर मृत पड़ी थी। स्रोतों के अनुसार ये दृश्य देखकर नीलिमा की चीखें इतनी तेज थीं कि वे पूरे पड़ोस में गूंज उठीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही नीलिमा ने यह सब देखा, हार्दिक ने उसी चाकू से अपनी मां पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उसने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। हाँ, उसने नीलिमा को भी कई बार चाकू मारा, और जब उसे लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, तब जाकर वो घर से बाहर निकला और एक कार में बैठकर वहां से फरार हो गया। और फिर पड़ोसियों ने चीखें सुनी। बिल्कुल, चीखें सुनकर पड़ोसियों का ध्यान उस घर की तरफ गया। जब वे लोग भागकर अंदर पहुंचे तो उनके सामने ये पूरी भयानक तस्वीर साफ हुई। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया गया। हिमशिखा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल नीलिमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज भी उनका इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का असर केवल उस परिवार तक सीमित नहीं रहता। उस पूरी बुद्धिविहार कॉलोनी और वहां रहने वाले पड़ोसियों के मनोविज्ञान पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक पूरा समुदाय सदमे में आ जाता है। एकदम सही। एक सुरक्षित माना जाने वाला पड़ोस, जहां कुछ दिन पहले ही सबने होली मनाई थी, अचानक एक ऐसे भयानक अपराध का केंद्र बन गया। इस तरह की घटनाएं समाज में विश्वास की भावना को बहुत गहरी चोट पहुंचाती हैं। लोग मानकर चलते हैं कि ऐसा केवल फिल्मों में होता है। हाँ, या कहीं दूर होता है, उनके अपने बगल वाले घर में नहीं। लेकिन जब कोई ऐसी घटना सामने आती है तो ये हर किसी को एक असहज सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देती है कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वास्तव में कितना कम जानते हैं। ये एक पूरे समुदाय के लिए जागने का संकेत होता है। इसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई हुई और जो आधिकारिक बयान सामने आए, वे इस पूरी तस्वीर को और स्पष्ट करते हैं। मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी हार्दिक को अपनी हिरासत में ले लिया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। हाँ, पुलिस कस्टडी में आने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को दिए गए अपने बयान में उसने बहुत ही सीधे तरीके से पूरी घटना को बयां किया। उसने कहा, इंस्टाग्राम पर एक लड़की से बातचीत शुरू हुई और मुझे उससे प्यार हो गया। करीब 7 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हुआ और मैं डिप्रेशन में चला गया। और फिर आगे उसने क्या कहा? उसने कहा, इस बार मैंने अचानक अपना आपा खो दिया और अपनी बहन के साथ साथ अपनी मां पर भी जान से मारने की नीयत से हमला किया। उसने स्पष्ट रूप से माना कि उसने रसोई से चाकू लिया और दोनों पर हमला किया। इस कबूलनामे में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर अगर गौर किया जाए तो एक विशेष वाक्यांश ध्यान खींचता है, मैंने अचानक अपना आपा खो दिया। आम बोलचाल में ये बहुत साधारण लग सकता है। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अचानक नहीं था। ये एक ऐसा दबाव था जो 7 महीनों से लगातार बढ़ रहा था। ये एक प्रेशर कुकर की तरह है जिसमें भाप इकट्ठा होती रहती है और अगर उसे सही समय पर बाहर निकलने का रास्ता न मिले तो वो फट जाता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। असमर्थ था। ये घटना इस बात का एक बहुत ही कठोर उदाहरण है कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशेष रूप से डिप्रेशन को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। समाज में अक्सर इसे टाल दिया जाता है। सही कहा। समाज में मानसिक स्वास्थ्य को एक अस्थायी समस्या मानकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब ये समस्या बिना किसी इलाज या सही मार्गदर्शन के बढ़ती रहती है तो इसका परिणाम इतना विनाशकारी हो सकता है कि एक पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाए। इन सभी स्रोतों और तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ये घटना केवल एक पुलिस फाइल का हिस्सा नहीं है। यह हमारे आधुनिक समाज और परिवारों के भीतर पल रही उन अनदेखी मानसिक उलझनों की कहानी है जिन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता। एक डिजिटल स्क्रीन पर बने रिश्ते का टूटना कैसे किसी के दिमाग पर इतना हावी हो सकता है कि वो अपने सबसे बड़े वास्तविक सपोर्ट सिस्टम यानी अपने परिवार को ही खत्म करने पर उतारू हो जाए। ये एक ऐसी त्रासदी है जो हमें ये दिखाती है कि आभासी दुनिया की असफलताएं वास्तविक जीवन पर कितना भारी और खतरनाक असर डाल सकती हैं। इस विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज के दौर में तकनीकी जुड़ाव जितना बढ़ रहा है,
भावनात्मक और मानसिक अलगाव भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। एक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी अनजान व्यक्ति से तो बहुत गहराई से जुड़ जाता है, लेकिन उसी घर में, उसी छत के नीचे रहने वाले अपने परिवार के सदस्यों से उसका संवाद लगभग खत्म हो जाता है। और जब वो ऑनलाइन दुनिया गिरती है तो उस व्यक्ति के पास उस सदमे को सहने के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं बचता, और जब परिवार के सदस्य उसे वास्तविकता में वापस लाने की कोशिश करते हैं तो वे उसे दुश्मन नजर आने लगते हैं। ये पूरे समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि हमें केवल भौतिक सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मानसिक सुरक्षा और उनकी भावनात्मक स्थिति पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान देना होगा। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। स्रोतों पर आधारित आज के इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल उभरकर सामने आता है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल। जब किसी इंसान की वो आभासी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाती है जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था, और जब वो निराशा और अवसाद के चलते अपने ही परिवार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी अदृश्य सीमा होती है जिसके पार जाने पर यह हताशा एक खौफनाक हिंसा में तब्दील हो जाती है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारे समाज में हम वास्तव में अपने करीबियों के भीतर चल रहे उस खामोश मानसिक तूफान को समय रहते समझ पाते हैं, या सिर्फ सब कुछ सामान्य दिखने के दिखावे पर भरोसा कर लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के सामने खड़ा है। आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं पूरे सम्मान के साथ समाप्त करते हैं। इस जटिल और गंभीर विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।